देखते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात फिर से वही है कि बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी, देखो पहले तो आप इन्वेंट्री खरीदते हो, तो हमने पढ़ लिया कि हाँ सर, जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट के अंदर। खरीदने के बाद आप इन्वेंट्री को स्टोर में, गोडाउन में रखते हो, तो मैक्सिमम लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल क्या होगा, रीऑर्डर लेवल क्या होगा, ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी रखनी है, वगैरह वगैरह, वो सब भी हमने पढ़ लिया। अब ये जो मटेरियल आपके गोडाउन में रखा है, आप इसे प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे, इसीलिए तो खरीदा है, ताकि हम मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू कर सके। तो जो आप प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे उसकी वैल्यू क्या है? सर जितने पे खरीदा है वही वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके गोडाउन के अंदर, वेयर हाउस के अंदर जो मटेरियल की क्वांटिटी होगी उसकी एक ही प्राइस नहीं होगी। कुछ मटेरियल आपने 2 महीने पहले लिया है, कुछ मटेरियल आपने 1 महीने पहले लिया होगा, कुछ मटेरियल आपने कल खरीदा है, तो प्राइजेस डिफरेंट होती हैं। तो जब आप इशू करोगे प्रोडक्शन के लिए, किस प्राइस पे करोगे, किस वैल्यू पे करोगे, ये टॉपिक आपको ये बताएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, मैंने यहाँ पे जो टोटल 6 मेथड है उनके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेथड्स हैं, जैसे कि आपका फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज प्राइस और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्राइस मेथड की। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। So specific price method, material issued for a specific job and price based on their purchase price। तो सपोज करिए यहाँ पे देखो, ये जो मेथड है ये उस मटेरियल के केस में लगेगा जो मटेरियल एक स्पेसिफिक जॉब के लिए ही जाएगा। जैसे कि एक सिंपल सा इसका एग्जांपल लेते हैं। करो कि आपकी जो कंपनी है वो एयर कंडीशनर्स यानी कि एसी मैन्युफैक्चरर है, और उन्होंने बोला कि इस मंथ में हम एक अलग टाइप का एसी बनाएंगे जो ज्यादा कूल करता है। ठीक है, मोर कूलिंग। ठीक है, यानी कि एक ऐसा एसी जिसे हम डेजर्ट एरियाज में भी आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए ना एक स्पेशल कंपोनेंट चाहिए, एक स्पेशल पार्ट चाहिए। इस एसी को बनाने के लिए एक स्पेशल पार्ट की रिक्वायरमेंट है। अब ये जो कंपोनेंट पार्ट है ये आपके लिए मटेरियल हो गया एसी को बनाने के लिए। आपने इसको खरीद लिया, और आपने इसे जब खरीदा तो मान के चलिए कि आपने एक पार्ट 5,000 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब ये पार्ट आपके गोडाउन में रखा हुआ है। अब जब आप इसे इशू करोगे, ठीक है, तो क्या कंफ्यूजन है, 5,000 रुपए ही तो लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल पार्ट है ये स्पेसिफिकली एक जॉब के लिए जा रहा है, और वो क्या है, एक ऐसा एसी जो कि मोर कूलिंग। देखो ये जो एसी है ये बाकी एयर कंडीशनर से डिफरेंट है, ये अलग है, सेपरेटली बनाया जा रहा है, एक सेपरेट जॉब की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि एक स्पेशल एसी है। तो इसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट, जो पार्ट लगेंगे, उसको आपने जिस प्राइस पे लिया है उसी प्राइस पे उठा के इशू कर दो। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड तब लगाएंगे कब, मटेरियल इशूड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड द प्राइस बेस्ड ऑन देयर परचेस प्राइस। जो प्राइस होगी वो परचेस प्राइस पे ही बेस्ड होगी। बात करते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट मेथड की, जो कि है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये बोला गया है कि जो मटेरियल आपने पहले परचेस किया है, ठीक है, उसे आप पहले इशू करेंगे। तो इसका एग्जांपल है जो हम आगे देखने वाले हैं। सो इट इज अ मेथड टू प्राइस मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे आर एक्वायर्ड। तो सपोज करिए कि आपने 1 जनवरी को मटेरियल लिया, उसकी प्राइस थी 10 रुपए, और फिर आपने 5 जनवरी को मटेरियल लिया जिसकी प्राइस थी 9 रुपए। तो जब आप 6 जनवरी को मटेरियल इशू करेंगे तो पहले आप कहां से मटेरियल उठाएंगे, जो आपका 1 जनवरी वाला है जिसकी प्राइस है 10 रुपए। ठीक है, लीफो मेथड जो ठीक फीफो का उल्टा होता है, वो बोलता है नहीं भाई, लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। मतलब हम जब 6 जनवरी को मटेरियल इशू करेंगे ना, तो पहले हम उठाएंगे 5 जनवरी वाला मटेरियल जिसकी प्राइस है 9 रुपए। ठीक है, सो LIFO इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यूज ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द आइटम्स ऑफ द लास्ट बैच बोल लो, लास्ट लॉट बोल लो, परचेज आर द फर्स्ट टू बी इशूड। ठीक है, चलो, तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है फीफो और लिफो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। इसका भी एग्जांपल है आगे, पर एक बार देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड मटेरियल्स इशूड आर वैल्यूड at average price, which is calculated by dividing the total of rates at which different lot of material are purchased by total number of lots। खत्म। सिंपल एवरेज आपको स्कूल में भी, आप आपके जब के 5-6 सब्जेक्ट्स होते थे, आपसे कोई बोले बताओ भैया एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो आप क्या करते थे, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करते थे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। यहाँ भी वही करना है, आपने जितनी भी परचेसेस की हैं अलग अलग प्राइस पे, हर एक प्राइस को ऐड करो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लॉट्स। आपने कितनी क्वांटिटी ली है तो आपको एक एवरेज सिंगल प्राइस मिल जाएगी,
उस प्राइस पे आप अपने मटेरियल को इशू करेंगे। ठीक है। Weighted average price method. Under this method, issue price is calculated by dividing the sum of products of price and quantity by total number of quantities. So इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे डिटेल में। और फिर आता है आपका बेस स्टॉक मेथड। Minimum quantity of stock under this method is always held at a fixed price as reserve in the stock to meet the state of emergency if it arises. तो बेस स्टॉक मेथड के अंदर क्या किया जाता है, ध्यान से, तो कुछ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हमेशा अपने स्टॉक पे रखते हैं इमरजेंसी के लिए, और उसकी जो प्राइस होती है वो फिक्स होती है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपके एग्जाम के लिए। अगर आया भी ज्यादा से ज्यादा तो मे बी आपको थ्योरी में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये 6 मेथड है जिसमें से फीफो, लीफो, सिंपल और वेटेड एवरेज प्राइस मेथड्स आपके हाईली इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। चलिए, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स हैं उनको एक बार गो थ्रू करेंगे। पहले फीफो मेथड का एग्जाम्पल है ये, ध्यान से देखिएगा। इन्वेंट्री परचेज की डेट्स दे रखी है, 1 जनवरी, 1 मार्च, 1 मई। ठीक है, और कितनी कितनी यूनिट्स परचेज हुई है, 100, 150, 200। कॉस्ट पर यूनिट बोल लीजिए, या आप यहाँ पे परचेज प्राइस पर यूनिट बोल लीजिए, वो दे रखी है आपको 5, 6, 7। तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है। और ये रही टोटल कॉस्ट, 100 इंटू 5 500, 150 इंटू 6 900, 200 इंटू 7 1400। अब ध्यान से सुनिएगा। So calculation of cost of goods sold for 250 units sold using FIFO. आपने टोटल कितनी यूनिट्स परचेस करी हैं, ये देखिए 100, 250 और 450। अब हुआ क्या, आपने जो यूनिट्स इशू करी हैं या बेची हैं, जो बोलना है बोल लो, वो है 250 यूनिट्स। आपको फीफो के हिसाब से इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखना। तो देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो आपके पास 3 लॉट में है सामान, है ना। सबसे पहला लॉट क्या है, 1 जनवरी का 100 यूनिट। तो ये जो 250 यूनिट आपने इशू करी है, उसमें से जो 100 यूनिट है वो 1 जनवरी वाली है, जिसकी कॉस्ट है 5 रुपए, तो वैल्यू हो गई 500। बची कितनी, 250 में से 100 हो गई, 150 बची, वो है 1 मार्च वाली, तो 150, रेट है 6, 900, टोटल 1400। यानी कि आपने जो 250 यूनिट सेल करी हैं, इशू करी है, उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 1400 रुपए एज पर द फीफो मेथड। ठीक है, कंक्लूजन, this table illustrates how the cost of goods sold is calculated using the FIFO method by considering the cost of the oldest units first, यानी कि 100 यूनिट्स की बात हो रही है जो 1 जनवरी वाली है, फ्रॉम द जनवरी बैच एंड देन फ्रॉम द मार्च बैच टू कवर द 250 यूनिट्स सोल्ड। तो ये था आपका सिंपल सा एग्जांपल ऑन FIFO मेथड। आइए, इसके बाद हम बात करते हैं आपके LIFO मेथड की, ध्यान से देखिएगा। सो 1 मई को आपने 50 यूनिट परचेस करी, ये है कॉस्ट। 1 जून को आपने 100 यूनिट्स ली, ये रही उसकी कॉस्ट पर यूनिट 6 रुपए। और 1 जुलाई को फिर आपने 150 यूनिट परचेस करी, ये रही उसकी कॉस्ट पर यूनिट, और ये रही टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आपके पास टोटल यूनिट्स कितनी है, ऐड कर लीजिए इसको, 150, 300 यूनिट है। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है फॉर 200 यूनिट्स। आपने 200 यूनिट सोल्ड करी है या इशू करी है लीफो के हिसाब से। तो लीफो क्या बोलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन कौन सा है, 1 जुलाई वाला, 150। तो 200 में से 150 यूनिट जिसको आपने 7 के रेट से खरीदा था, वो ये हो गया। बाकी कितना बचा, 50 यूनिट और बची, वो 1 जून वाले लॉट में से निकाल लो, जिसकी प्राइस है 6, तो ये हो गया 300। टोटल आपकी जो कॉस्ट है, जो 200 यूनिट आपने सेल करी है या इशू करी। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये इशू और सेल क्यों आता है। अगर आप रिटेलर हो, ट्रेडर हो, तो आप फिनिश गुड्स खरीदोगे और फिनिश गुड्स बेचोगे, तो आप सेल करोगे। तो जब आप सेल करोगे तो वहां पे आप लीफो, फीफो ये मेथड्स लगाओगे। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे और फिर रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के लिए इशू करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोल्ड वर्ड या इशू वर्ड दो अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से होंगे। ठीक है, Conclusion, this table demonstrates how the cost of goods sold is calculated using the LIFO method by considering the cost of latest, और जिसको हम most recent units भी बोल सकते हैं, from the July batch, ये वाला, and then from the June batch to cover 200 units sold। आइए सिंपल एवरेज प्राइस मेथड का एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान से देखना, बहुत आसान है। ये आपकी 3 परचेसेस है, ठीक है, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च की। 100 यूनिट, 200 यूनिट, 150 यूनिट, ये रही उनकी कॉस्ट पर यूनिट और ये रही टोटल कॉस्ट। अब आप क्या, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि लेट्स से कि आपने टोटल 275 यूनिट्स इशू करी है। कितनी, 275 यूनिट्स। अब आपको बता रहा है कि किस प्राइस पे इशू होगा। तो सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या बोलता है, आपकी जो प्राइस है पर यूनिट, पहले तो उसको ऐड करो, 4 3 7 2 9। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लॉट्स से। कितने लॉट्स हैं, 1 2 3, तो
3 3 जा 9, 3 पर यूनिट आ गई आपकी सिंपल एवरेज प्राइस, खत्म। आगे बात समझ में? इस 3 पर यूनिट पे आप अपनी 275 यूनिट्स को इशू करोगे। तो द इशू प्राइस विल बी सेम फॉर ऑल द क्वांटिटीज इशूड। अगर आप ध्यान सुनिएगा यहाँ पे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिखा है कि आपने 50 यूनिट इशू करी है, ठीक है, तो वो 50 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से 150 रुपए में इशू हो जाएंगी। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि 225 यूनिट इशू हुई है, वो भी 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा उतने पे इशू हो जाएंगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 यूनिट इशू कर रहे हो, 50 कर रहे हो, 200 कर रहे हो, 300 कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो सिंगल एवरेज प्राइस आ रही है वो 3 रुपए की आ रही है, आप इसी पे हर यूनिट को इशू करोगे। आइए अब एक एग्जांपल देखते हैं आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड में। ध्यान से देखिएगा, इस मेथड में काफी बार गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। सो इन्वेंट्री की परचेज डेट्स दे रखी हैं 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। 100 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से, 200 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से, और 150 यूनिट आपकी 2 रुपए के हिसाब से। नाउ सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड के अंदर हमें वेटेड एवरेज प्राइस निकालनी है। जैसे पिछले मेथड में हमने सिंपल एवरेज प्राइस निकाली, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस निकलती है। कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस, पॉइंट नंबर 1, परचेज ऑन जनवरी 1। आपने 1 जनवरी को 100 यूनिट ली 4 रुपए की प्राइस पे, टोटल कॉस्ट है 400, तो 400 डिवाइडेड बाय यूनिट्स, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, तो आपकी एवरेज प्राइस कितनी आ गई, 4 रुपए। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एक ही, मतलब यहाँ पे देखो ना प्राइस एक ही है, तो इसलिए 4 ही आएगा। अब परचेज ऑन फरवरी 1, आपने फरवरी 1 को 200 यूनिट्स परचेज करी 3 रुपए के हिसाब से, 6 रुपए की कॉस्ट है। अब आपकी एवरेज प्राइस क्या होगी, वेटेड एवरेज प्राइस। तो ध्यान सुनना, फॉर्मूला वही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, एक फरवरी को आपके पास कितनी यूनिट्स हैं, 300, और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 400, 600, 1000। तो ये देखिए 1000 डिवाइडेड बाय 300, 3.33 पर यूनिट, ये है आपकी वेटेड एवरेज प्राइस। अब मान के चलिए कि 1 फरवरी के बाद 3 फरवरी को आपने 150 यूनिट इशू कर दिए, ये 150 यूनिट इस वेटेड एवरेज प्राइस पे इशू होंगी। ठीक है, सो हेयर इशू प्राइस पर यूनिट इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्राइस फ्रॉम फरवरी, जो हमने 3.33 निकाली थी। ठीक है, तो इशू की वैल्यू हो जाएगी 150 इंटू 3.33, तो ये आ गया आपका अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए। अब उसके बाद देखिए आपने 1 मार्च को फिर से परचेज किया 150 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, तो परचेज ऑन 1 मार्च। अब फिर से आपकी वेटेड एवरेज प्राइस चेंज होगी, बहुत ध्यान से देखना इस बार। क्यों, क्योंकि देखो 300 यूनिट्स में से आपकी 150 यूनिट्स तो गई, तो बैलेंस सिर्फ 150 बची है। बैलेंस कितनी बची है आपके पास, 150 यूनिट, जिनकी वेटेड एवरेज प्राइस है 3.33, तो अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए की अभी आपके पास यूनिट्स रखी हैं। अब आपने 150 यूनिट्स और खरीद ली, ठीक है, यहां लिख देता हूं उसको मैं, 150 यूनिट्स आपने और खरीद ली, जिसकी प्राइस कितनी है, 2 रुपए के हिसाब से 300, ये 300, ये 500। अब आपकी वेटेड एवरेज प्राइस कितनी होगी, सेम वही फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये देखो 800, और टोटल इन्वेंट्री कितनी है आपके पास 300, तो 800 डिवाइडेड बाय 300, 2.67 पर यूनिट आपकी नई वेटेड एवरेज प्राइस है। अब अगर आप कुछ इशू करोगे तो इस प्राइस पे करोगे। ठीक है, सो हेयर रिमेनिंग यूनिट्स इज इक्वल्स टू टोटल यूनिट्स माइनस इशूड यूनिट्स। टोटल कितनी थी 300, जिसमें से 150 इशू हो गई, तो 150 बची। न्यू वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स, वो मैंने ये निकाली थी 500, प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ न्यू यूनिट्स, वो ये रही 300, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये होता है आपका वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। आगे बात समझ में? चलिए अब इस जो हमने मेथड्स देखे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स हैं, एक बार हम उनको जरा गो थ्रू कर लेते हैं। चलिए, जनरली तो फीफो लिफो ये जो मेथड्स हैं आसान होता है इनको सॉल्व करना, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट है, इफ देयर इज रिटर्न ऑफ मटेरियल टू द स्टोर। देखो आप स्टोर से मटेरियल इशू करते हो प्रोडक्शन के लिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन ने कुछ मटेरियल आपको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। सो इफ देयर इज रिटर्न ऑफ मटेरियल टू स्टोर, देन सच मटेरियल शुड बी एडेड टू द रिसिप्ट कॉलम। पहली चीज कि ये जो मटेरियल है आप इसे रिसिप्ट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि जब आपने भेजा था तो इशू माना था, अब ये वापस आ रहा है तो आप इसे रिसिप्ट कॉलम में दिखा दीजिए। ठीक है, ऑफ द स्टोर्स लेजर एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसे, जैसे ये आपका फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आप रिसिप्ट दिखाते हो, यहाँ इशू और यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, तो जब आपने मटेरियल इशू किया होगा तो आपने उसको यहाँ इशू कॉलम में दिखाया होगा किसी प्राइस पे, है ना, और
अब ये मटेरियल वापस आ रहा है तो आप इसे कहाँ दिखाओगे, आप इसे रिसिप्ट कॉलम पे दिखाओगे। सवाल यह किस प्राइस पे दिखाओगे, तो एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, दैट इज द प्राइस एट विच इट वाज इशूड। आपने इसे जिस प्राइस पे इशू किया था ना, उसी प्राइस पे आप इसको रिसिप्ट कॉलम में दिखा दीजिए। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। 1000 kilogram of material issued at the rate of 10 per kg, 200 kilograms returned by production department later. Now this 200 kilogram will be shown on the receipt side. और किस प्राइस पे दिखाएंगे हम इसे, इंटू 10 यानी कि 10 रुपए जितने पे आपने इसे इशू किया था। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे एक रेफरेंस है आपका परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें आपको ऐसा एक पॉइंट मिलेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। 20 सितंबर को रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट मटेरियल 5 यूनिट्स ऑफ एमएन कंपनी। तो एमएन कंपनी का कुछ मटेरियल आपने परचेज किया था, वो आपने डिपार्टमेंट को इशू किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। 20 तारीख को उन्होंने उसमें से 5 यूनिट वापस कर दी। किस प्राइस, पहले चीज तो ये आपका रिसिप्ट कॉलम में आएगा, किस प्राइस पे आएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने किस प्राइस पे इसे ओरिजिनली इशू किया था। उसके बाद हाँ जी, आइए वापस आते हैं, एक और देखते हैं क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट 2। Any material found in shortage during physically verifying the inventory should be written on the issue column and valued as per the method followed। ध्यान समझना इसका मतलब। देखो मंथ एंड पे, ठीक है, आप अपना स्टोर लेजर बनाते हो पूरा कि रिसिप्ट इशू बैलेंस कितना है, तो मंथ एंड पे यहाँ पे आपको अपने इन्वेंट्री का बैलेंस पता चलता है। मान के चलिए कि वो बैलेंस है 100 यूनिट्स का, लेकिन जब आपने अपनी इन्वेंट्री को काउंट किया, फिजिकली जाके काउंटिंग की, तो आपने देखा कि वो तो सिर्फ 90 है, तो ये 10 का शॉर्टेज हो गया। इसका क्या करोगे? 10 का तो शॉर्टेज है ना, अब चाहे चोरी हुई हो चाहे कुछ भी हुआ हो, शॉर्टेज तो है। इस शॉर्टेज को आपको कहां दिखाना है, इशू कॉलम में। इन्वेंट्री कम हो रही है, ठीक है, आप इसे इशू कॉलम में दिखा दो। किस प्राइस पे दिखाओगे, जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो उसके हिसाब से। तो मान के चलो आप फीफो मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आप देखो जो भी मेथड हमने पढ़े सीखे वो किस चीज में हेल्प करते हैं, इसी में तो हेल्प करते हैं ना, इशू की प्राइस क्या होगी। तो इसको शॉर्टेज को भी ना एक इशू मान लो मंथ एंड पे, और अकॉर्डिंगली फीफो लीफो जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो उस मेथड से हिसाब से इसकी वैल्यूएशन कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक एज पर रिकॉर्ड्स 1000 यूनिट। एज पर रिकॉर्ड मतलब ये स्टोर लेजर के हिसाब से 1000 यूनिट है। क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकली काउंट 800 यूनिट। नाउ द शॉर्टेज ऑफ 200 यूनिट्स विल बी शोन ऑन द इशू कॉलम एट द प्राइस अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव मेथड। तो पीपी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 जो अभी हमने देखा था, इसमें ये चीज दे रखी है, ये देखिए 30 तारीख मंथ एंड पे शॉर्टेज हुई है स्टॉक टेकिंग में 2 यूनिट की। तो जिस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सपोज फीफो से सॉल्व कर रहे हो, तो फीफो के हिसाब से 2 यूनिट की क्या वैल्यू होगी इशू कॉलम के अंदर, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये थे आपके सारे मेथड्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, तो थ्योरी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ फीफो क्या होता है, लीफो क्या होता है, इस तरह से, और प्रैक्टिकल आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं।